करवा दिया और गांव-गांव में बिजली, सड़क, पानी पहुंचाया। क्यों माँ? सरकार ने पानी, सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, विकास इन सभी पैमानों पर सर्वोच्च स्थान स्थापित किए हैं। तो आइए आप और हम मिलकर मध्य प्रदेश की इस विकास यात्रा में शामिल हो जाएं। तिल देखो, ताड़ देखो, आंखें फाड़ फाड़ देखो, शेर की दहाड़ देखो, मार्बल का पहाड़ देखो, चंदेरी की साड़ी देखो, बांधवगढ़ की झाड़ी देखो, मांडू का महल देखो, जंगल की हलचल देखो, पीतल देखो, गौर देखो, बारासिंह और मोर देखो, शिवपुरी की छतरी देखो, चांदी की रेल पटरी देखो, उज्जैन के संत देखो, बौद्धिक महंत देखो, बुद्धा के निशान देखो, गीता और कुरान देखो, इंदौर की शान देखो, कैसे बनता पान देखो, खजुराहो शिल्पकारी देखो, भीमबेटका कलाकारी देखो, कट्टर प्रेम पुजारी देखो, आंखें नीचे नीचे देखो, आंखें फाड़ फाड़ देखो, सतपुरा की रानी देखो, भोपाल राजधानी देखो, राजधानी में झील देखो, बहता पानी झिलमिल देखो, धर्मों की महफिल देखो, हिंदुस्तान का दिल देखो। लेकिन अगर बीजेपी के सांसद इसमें नजर आ रहे हैं तो फिर उसको किस नजरिए से देखा जाएगा? खुलकर कहें डॉक्टर साहब, अब क्या इशारों में बात कर रहे हैं? आप अपने उद्देश्य से भटक तो नहीं गए? सीएक लाए हैं 5 प्रोजेक्ट्स में शुभ अवसर, स्वामित्व के साथ लाभ ही लाभ। सीएक औद्योगिक क्षेत्र, धार्मिक पर्यटन, सीएक एग्रो, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, सीएक सैटेलाइट सिटी भोपाल। सिर्फ 2 से 3 लाख के पेमेंट कर, शेष 2 से 5 साल की किस्तों में। सीएक 26 वर्षों से प्रतिष्ठित मध्य प्रदेश की सफल स्थानीय कंपनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कॉन्टैक्ट 9098991100। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब के साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। दोस्तों, मर रहा है हर एहसास आज, दरक रही रिश्तों में भरोसे की दीवार आज, गैरों से दुश्मनी की कहां है फुर्सत, हम तो अपनों से ही उलझते जा रहे हैं। परियों और गुड्डे गुड़ियों की कहानी सुनाने वाले मेरे देश में आज बचपन बिखर रहा है। बिलखता बच्चा तरस रहा है पिता के प्यार के लिए, तड़प रहा है माँ के ममतामयी दुलार के लिए। परियों और गुड्डे गुड़ियों की कहानी सुनाने वाले और कहानियों के जरिए संस्कार सिखाने वाले मेरे देश में आज ये क्या हो रहा है? माँ बाप बच्चों को कैसी सीख दे रहे हैं? घरों में प्रेम की भाषा खत्म हो रही है, रिश्तों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है, बात बात पर सड़कों पर भी संबंध टूटने लगे हैं। शादी तो सचमुच गुड्डे गुड़िया का खेल और तलाक तमाशा बन गया है। 7 जन्मों का बंधन 7 माह भी नहीं टिक पा रहा है। मगर अफसोस तो इस बात का है कि माँ बाप के बीच अलगाव में सबसे ज्यादा पिस रहे हैं उनके मासूम बच्चे, जिनके लिए जीवन की पहली पाठशाला माँ होती है और पिता सूर्य की तरह जीवनदाता। घरेलू झगड़ों में झुलस कर मासूम दिलों में पलने वाली हजारों ख्वाहिशें मुरझाती जा रही हैं। होठों की मासूम मुस्कुराहट और आंखों में भरे सारे सपने ओझल होते जाते हैं और मासूमों की मायूसी बड़ी मासूमियत के साथ सिर्फ यह कह रही है, कोई तो लौटा दे मेरा बचपन। आज चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन पहले 10 बड़ी खबर। कांग्रेस ने उपचुनाव के प्रत्याशियों के नामों का किया ऐलान। रतलाम लोकसभा सीट के लिए कांतिलाल भूरिया, देवास विधानसभा सीट पर जयप्रकाश शास्त्री होंगे उम्मीदवार। दिवाली से पहले राज्य सरकार ने दिया फ्यूल पर टैक्स नहीं बढ़ाने का बोनस, पहले 1 रुपए टैक्स बढ़ाने का था फैसला। सीएम शिवराज ने मंत्रालय के कर्मचारियों की तारीफ पर किया सम्मानित, बोले राज्य के कर्मचारियों के साथ हमेशा है सरकार, साथ ही केंद्रीय कर्मियों के समान महंगाई भत्ते देने की भी बात कही।
सीएम शिवराज सिंह चौहान आज भी की आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसरों से 5 समूहों में चर्चा। रिपोर्ट के आधार पर किसानों के लिए बनेगी स्थायी व्यवस्था। अशोकनगर में नगर पालिका सीएमओ और महिला पार्षद के बीच तू-तू मैं। सीएमओ के आवेदन फाड़ने पर भड़की पार्षद, रोते हुए आई बाहर। डभौरा के सहकारी बैंक में करोड़ों का गबन करने वाला आरोपी मैनेजर गिरफ्तार। एसपी ने किया था 5,000 रुपए देने का ऐलान, घेराबंदी कर हुई गिरफ्तारी। इंदौर में 11,000 रुपए की रिश्वत लेते सब इंस्पेक्टर और ड्राइवर गिरफ्तार। लोकायुक्त पुलिस की कार्रवाई। कपड़ा व्यापारी से शिकायत को रफा दफा करने के एवज में मांगी थी रिश्वत। रायपुर के आदिवासी हॉस्टल में खाना बनाते वक्त गैस सिलेंडर में ब्लास्ट। हादसे में करीब 40% झुलसी 3 महिलाएं। जलते चूल्हे के पास गैस के नाप खुले होने से हुआ हादसा। अंतागढ़ में नक्सलियों ने चरगांव माइंस के वाहनों में लगाई आग। मौके से भागे कर्मचारी, बीएसएफ और डीएफ की घटना स्थल पर मौजूद। और सुहागनों का पर्व करवा चौथ आज 25 की लंबी उम्र के लिए महिलाओं ने रखा व्रत। चांद निकलने का इंतजार कर रही हैं महिलाएं। Is sponsored by CXCT. तो दोस्तों, कभी भारतीय परंपरा की पहचान ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना होती थी, या फिर यूं कहें कि पारिवारिक रिश्तों को सहेजने समेटने की सोच हमारी परंपरा में ही रही है। लेकिन आज के स्मार्ट कहे जाने वाले सुविधा भोगी समाज में इंसान बेहद स्वार्थी हो गया है। न तो रिश्तों का कोई मोल रह गया है और न ही संस्कारों का। शायद परिवार नाम की संस्था ही आज आउटडेटेड यानी आउट ऑफ फैशन हो चुकी है, क्योंकि आज तो पति पत्नी और एक जोड़ी बच्चे वाली फैमिली होने लगी है। भारतीय परिवार के बरगदी आकार को जब हमने ही अपनी निजात में चाह में छांट कर बोनसाई बना डाला, तो भला उससे छांव की उम्मीद भी कैसे करें। मगर कलेजा तो तब छलनी होता है जब इन कठिनाइयों के बीच बेकसूर बच्चे पिसने लगते हैं, जिनका न कोई कसूर होता है और न ही वो इतने जानकार होते हैं कि हालात से निपट सके। क्या सच में आज समाज इतना स्वार्थी हो गया है कि अहम की आपसी लड़ाई में उसे मासूमों की भी जरा सी फिक्र नहीं रहती कि पारिवारिक क्लेश और कलह का बच्चों के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा, उसके मन में कैसी उथल पुथल होगी और वो इन सब से क्या सीखेगा। हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में जीवन में 3 चीजें सिखाई थी कि कभी विश्वास, रिश्ते और वचन को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब ये टूटते हैं तो आवाज नहीं होती है, सिर्फ दर्द होता है, लेकिन बेइंतहा, जो ताउम्र सालता है। और इस दर्द को सिर्फ अलग होने वाले 2 लोग यानी मियाँ बीवी ही नहीं झेलते, बल्कि दोनों परिवार झेलते हैं। यहाँ तक कि आने वाली पीढ़ी भी झेलती है। लेकिन शायद ये छोटी और जरूरी बातें भी हम नहीं समझ सके, या फिर समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। तभी तो एक बार फिर माँ बाप की लड़ाई में एक मासूम के बिलखने और बिखरने की ऐसी दर्दनाक तस्वीरें सामने आई, जो पूरे समाज से सवाल कर रही हैं कि आखिर मेरा क्या कसूर है। दरकते रिश्ते, सिसकते बच्चे, ये दर्द, ये तड़प, ये कसक, ये व्यथा और ये बदनसीबी माँ बाप के झगड़ों में बिखरते एक बचपन की है। ये दास्तां एक मासूम के अपनों से अलग होने की मजबूरी की है, जो इन नन्ही आंखों से अब अश्क बनकर बह रही है। और ये 9 साल का वही नादान यानी दिव्यराज है, जिसकी कस्टडी को लेकर उसके पिता समर सिंह और मां मंजू में इंदौर की सड़कों से शुरू हुआ झगड़ा भोपाल चाइल्ड लाइन से होता हुआ अदालत तक जा पहुंचा। इस बीच बड़े घरानों के विवाद में 9 साल के दिव्यराज की भावनाओं से उसके माँ बाप भी खेलते रहे। पहले ललचाने के लिए माँ फेवरेट आइसक्रीम का डिब्बा लेकर आई तो पिता ने चॉकलेट दी। दोनों में लाड़ लुटाने की होड़ सी लग गई।
माँ बाप को साथ देख बच्चे की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन जैसे वो पिता को देखता तो माँ आंख दिखाने लगती और माँ की ओर मुस्कुराने पर पिता गर्दन उड़ाने का इशारा करने लगता, जिसके बाद सिसकता और सहमता दिव्यराज अपनी दबी आवाज में पुलिस से बस यही सवाल करता रहा, आखिर क्यों हो रहा है ये सब और इसमें मेरा क्या कसूर है। दरअसल दिव्यराज के पिता समर सिंह उज्जैन नगर निगम में डिप्टी डायरेक्टर और दादा पूर्व डीआईजी हैं, जबकि उसकी मां मंजू इंटीरियर डिजाइनर है, जो बुधवार को भोपाल एसडीएम कोर्ट से सर्च वारंट लेकर पुलिस के साथ जानकी नगर इंदौर स्थित अपने ससुराल गई थी। और वहीं से दिव्यराज की कस्टडी को लेकर पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ। पूरे 2 दिन के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद शुक्रवार को आखिरकार भोपाल एसडीएम कोर्ट ने बच्चे को उसकी मां के हवाले कर दिया, लेकिन फिर भी दिव्यराज की आंखों से आंसू नहीं थमे और वो बार बार अपनी बुआ से लिपटकर रोता रहा, साथ ही अपनी रुआसी आवाज से अपनी बुआ को वापस आने का दिलासा भी देता रहा। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब माँ बाप के बीच मतभेद का खामियाजा दीन दुनिया के दस्तूरों से अनजान एक नादान को भुगतना पड़ा है। आधुनिकता की अंधी आंधी और आज के बदलते वक्त में रिश्तों में लगातार भरोसे की दीवार दरकती जा रही है। शादी का 7 जन्मों का बंधन पहले ही जन्म में बिखरता जा रहा है। फैमिलीज में प्यार मोहब्बत की कमी आती जा रही है। तभी तो देश भर की कोर्ट कचहरी में बच्चों की कस्टडी को लेकर ऐसे लाखों केस चल रहे हैं, जहां माँ बाप ने बच्चे पर अपना हक साबित करने के लिए अदालत में पनाह ले रखी है। लेकिन इन सब के बीच हिस्स तो वो मासूम रहे हैं जो अपनी माँ की ममता और बाप के साए दोनों से महरूम हो रहे हैं। उनकी जिंदगी नर्क बन गई है। उनके भविष्य का ठिकाना भी कोर्ट के फैसले पर फंसा हुआ है। लेकिन कौन बताए, कैसे समझाए उन माता पिता को कि बचपन को तो बांटा नहीं जा सकता। बचपन ना समझदार होता है, ना ही पढ़ा लिखा। उसे तो सिर्फ खुदा की सबसे बड़ी नेमत यानी अपने माँ और बाप के लाड़ की ही जरूरत है। और इन झगड़ों के चक्कर में असमय ही उसकी मासूमियत मारी जाती है। बचपन का अधिकार छिन जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मयंक शुक्ला। तो जब अपनों में दरकने लगे भरोसे की दीवार, टूटने लगे रिश्ते, बिखरने लगे परिवार और अहम की लड़ाई में माता पिता को मासूमों का भी न रहे ख्याल, तो सवाल उठते। पति पत्नी के टकराव में क्यों दांव पर लग रहा मासूमों का भविष्य? क्या निजी अहम के कारण मियां बीवी में बढ़ रहे झगड़े? क्या आधुनिक शैली की वजह से रिश्तों में बढ़ रही दूरियां? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हमारे खास मेहमान। सबसे पहले हमारे साथ हैं यावर खान जी, जो अधिवक्ता हैं। यावर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं शिवानी घोष जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। शिवानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। और हमारे साथ हैं मंजू जी, मंजू परमार जी, जो पीड़ित हैं और जो दिव्यराज की मां हैं। मंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और अवधेश भार्गव जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, विशेष टिप्पणी के लिए। सबसे पहले संक्षेप में भार्गव जी, आपसे ही सवाल है। पहले आपने भी सुना होगा, आपने कई बसंत देखे हैं कि कभी कभार इस तरह के मामले आते थे जब तलाक की नौबत आती थी, मियाँ बीवी अलग होते थे। अब ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, इसका ग्राफ ऊंचा होता जा रहा है। क्या वजह है इसके? देखिए त्रिपाठी जी, इसकी सबसे बड़ी वजह है संस्कार जी। या तो संस्कार पति में सही नहीं होते हैं, या लड़की अपने घरों के संस्कार के अनुरूप वहां पर अपना व्यवहार नहीं करती। छोटी छोटी बातों पर टकराहट, जी, पति पर पहरेदारी या पत्नी पर पहरेदारी, टकराहट की खास वजह होती है। तो सबसे पहले तो जो हमारे संस्कार थे, हमें वो वापस लाना पड़ेंगे। पारिवारिक संस्कार जो माता पिता देते हैं, पड़ोसियों से संबंध खत्म हो गए,
संयुक्त परिवार खत्म हो गए। संयुक्त परिवारों में ज्यादा संस्कार हुआ करते थे। आपने देखा होगा पहले ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, और ज्वाइंट फैमिली की वजह से एक भी तलाक नहीं होता था। यानी अगर 4 भाई हैं और चारों की पत्नियां घर में रहती हैं, अगर 1-2 भाई बाहर प्रदेश में चले गए कमाने के लिए या काम करने के लिए, तो भी उनमें कोई टकराहट नहीं होती थी और एक संस्कारवान परिवार होता था। हाँ, अगर ये टकराहट होती है तो इनमें सबसे पहले जो छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं, जैसे पति ऑफिस के लिए निकला और पति थोड़ा देर से आया, उसके साथ क्या मजबूरी रही, उसको जाने बिना एकदम उस पर बरसना। अरे पति आता है, पहले आप उसको थोड़ा शांति लेने दें, उसको पानी पिलाएं, उसको चाय पिलाएं, उससे दिन भर की दिनचर्या के बारे में भी बात ना करें, क्योंकि कई बार वो खींच कर आता है तो और अपनी खींच निकालता है। और यही छोटी छोटी बात। ये तो आपने बताई पत्नी की गलती, पति की गलती क्या? पति की गलती ये होती है कि वो पत्नी की भावनाओं को नहीं समझ पाता है। 24 घंटे में 16 घंटे एक पति बाहर रहता है। वो बाहर उसका मन भी बहलता है, मनोरंजन भी होता है, काम में भी व्यस्त रहता है, तो उसको इधर उधर की याद नहीं आती। लेकिन पत्नी 24 घंटे में 22 घंटे कम से कम कैद में रहती है, 4 दीवारी में रहती है। तो 4 दीवारी में जो रहती है, और आपसी प्यार, आपसी प्रेम यही होता है कि वो पति के बारे में हर चीज जानना चाहती है। लेकिन पति को ये अच्छा नहीं लगता। तो कम से कम पति उसकी भावनाओं को समझे, उसकी जरूरतों को समझे। अगर वो कई बार तो ये होता है कि किसी पति के दोस्त से अगर पत्नी ने बात कर ली तो पति उस पर शक करने लगता है और पति लड़ने लगता है। तो ये सब चीजें, मुख्य वजह यह है कि संयुक्त परिवार बिखरते जा रहे हैं। हाँ, ये मुख्य वजह है। हमारे साथ शिवानी जी हैं। शिवानी जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इस तरह के जो भी प्रकरण आते हैं आप उनकी समझाइश कराते हैं, आप प्रयास करते हैं कि वो फिर से एकजुट हो जाएं। क्या लगता है आपको, आपको किस तरह का इसमें अनुभव महसूस हुआ कि क्यों पति पत्नी में इस तरह झगड़ा, और उसके बीच में जिस तरह से मासूम पिस रहे हैं उसके बारे में? देखिए, क्या होता है कि एक तो जैसे अभी मैंने बताया कि एक अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है, और जब अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है पति पत्नी में, ये सारी चीज़ें सामने आते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि पति लौटता है, फिर उसके बाद पत्नी उससे सवाल करती है, जो भी है, तो ये सारी चीजें तभी आती है जब अंडरस्टैंडिंग में कमी होती है। जब आपके बीच में आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो, और वो राइट डे 1 से होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग आपस में, अगर अच्छी हो तो मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम्स सॉल्व होते हैं, कम होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि खत्म हो जाते, बट कम होते हैं। और सही मायने में देखिए तो माँ बाप के ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं, या जो उसमें एक्चुअली जो पीसता है वो है बच्चा। और ये बच्चा जिस तरीके से पीसता है, उसमें जो मेंटल टॉर्चर जो होता है, उससे उभरने में बच्चे को शायद 7 साल का या 8 साल का होता है, बच्चों को शायद कितने साल लग जाते हैं उस सारे चीजों से उभरने में। तो ये बहुत ही दयनीय चीज होती है जो बच्चों पे गुजरती है, और ये शायद समझना बहुत मुश्किल है कि इसका उपचार क्या है, इससे कैसे बच्चों को निकाला जा सकता है। बहुत ही दयनीय स्थिति है। बिल्कुल शिवानी जी, हम आपके पास फिर आएंगे। हम यावर जी के पास बाद में जाएंगे, कानूनी बाधाएं क्या हुए हैं, इसका सोल्यूशन क्या है। लेकिन हमारे साथ मंजू जी हैं। मंजू जी, क्यों स्थिति ये बनी जो सामने हमने आज सिर्फ दिव्य विराज पे केंद्रित करते हुए मैंने ये पूरी स्टोरी बनाई है और 1 घंटे का प्रोग्राम रखा है, ये स्थिति क्यों बनी? स्थिति तो मैंने काफ़ी कोशिश करी कि ऐसी स्थिति नहीं बने। मैंने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ भी किए, सैक्रिफाइस भी किया। बच्चे को मैंने कोशिश करी कि जो हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हैं वो बच्चे के पास तक नहीं पहुँचे, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती जो लिमिट के क्रॉस हो जाती है, वो उन्होंने वो लिमिट क्रॉस कर दी। तो मैंने जो सहन कर रही थी, मेरी वो सहन शक्ति वहाँ आके जवाब दे गई, और मुझे लगा कि इसका असर अब मेरे बच्चे पे भी पड़ जाएगा। और मैं वो चीज़ें जो मैं फील कर रही थी, मैं नहीं चाहती थी मेरे बच्चा भी उस चीज़ में चला जाए, वो वीक हो जाए, उसमें जो कॉन्फिडेंस है वो उसका चला जाए। इसलिए मैंने ये जब उन्होंने मेरे पर जब उन्होंने हाथ उठाया और बच्चे के सामने उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरह से मारा, तो मैंने सोचा कि अब नहीं, इसके आगे अब बहुत ज़्यादा कुछ हो सकता है। और बच्चा अब इसको देख के वो काफ़ी डर गया, और मैंने कहा कि यार अब तो ये बच्चे की भी
के पे भी असर पड़ने लगा है। शुरू में बच्चा किसके साथ था? आपके साथ? एक्चुअली बच्चा हमेशा से मेरे साथ ही रहा। जैसे इन्होंने कहा जॉइंट फैमिली, तो जॉइंट फैमिली हमारे शादी के 3 साल के बाद से हमारी जो जॉइंट फैमिली थी वो अलग हो गई। मैं ऊपर रहती थी और मेरे सास ससुर और मेरी ननद नीचे रहती थी। पर मैंने जो आपने संस्कार की बात बोली, तो मेरे माँ बाप ने मुझे संस्कार दिए थे कि आपकी तरफ से कोई ऐसी गलती नहीं होना चाहिए कि आपको कोई बोले कि आपने ऐसा किया या कुछ भी। मैंने हमेशा अपने सास ससुर का रिस्पेक्ट किया और वो भले ही नीचे रहते थे, उनके मैंने केयर करी। मेरी ननद की शादी नहीं हुई है, मैंने उनके साथ में हमेशा से अपने फ्रेंड की तरह उनको रखा। कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि जब हम अलग हुए तो उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दी मेरी ननद ने। पर जब भी उनकी कुछ बीमार होते थे या कुछ भी होते थे तो मैं उनकी हेल्प करने जाती थी। मैंने कभी ये नहीं किया कि वो मुझसे बात नहीं करते तो मैं उनसे नहीं करूं। मैंने अपने जो मेरे माँ बाप ने मुझे संस्कार दिए थे वो मैंने पूरे किए। मैंने वो चीज़ अपने बच्चे को भी सिखाई। मैंने ये नहीं कहा कि मेरा बच्चा को नीचे नहीं भेजूंगी, दादा दादी के पास नहीं भेजूंगी या ननद के पास नहीं भेजूंगी। वो जब थोड़ा बड़ा हुआ मैं उनके पास भी उनको भेजती थी कि तुम्हारी दादा हैं, दादी हैं। वो लोग रिटर्न में मुझे कुछ वो नहीं देते थे। मंजू जी बिल्कुल ये सही हुआ कि उन्होंने जब हाथ उठाना चालू किया तभी स्थिति इतनी बिगड़ गई। दिव्यराज क्या चाहते हैं? दिव्यराज आपके पास रहना चाहते हैं? हाँ, मैं आपको इसका एक जवाब देती हूँ। दिव्यराज कहता है मैं मम्मा जैसा बनना चाहता हूँ, मैं पापा जैसा नहीं बनना चाहता। जी। तो इससे आप समझ सकते हो कि मेरा बच्चे को, क्योंकि इन्होंने कहा एक हाउस वाइफ, तो मैं हाउस वाइफ थी। मैं 9 ईयर्स तक, वो 9 साल का हो गया, मैं हाउस वाइफ ही थी। मैंने पूरा ध्यान अपने बच्चे पे रखा। उसको फ्रेंड्स नहीं थे, मैंने उसको सोशल करने की कोशिश करी, उसको स्विमिंग, उसको एक्टिविटी सब में डालती थी। क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो रिजर्व नेचर के, वो उनको पसंद नहीं है फ्रेंड्स और ये सब। तो वो बच्चा जो मेरा है, अब वो 9 ईयर्स का, अगर आप उसको देखोगे तो आप उसको अगर उससे बात करोगे तो आपको लगेगा कि वो 4 साल का बच्चा है। बल्कि उसको 9 ईयर्स के हिसाब से उसका जो ब्रॉटअप है वो उसको 9 ईयर्स के तरह होना चाहिए। पर वो कहते हैं ना हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, तो हमारे हस्बैंड कहते थे कि आप हेलीकॉप्टर हो, आप हेलीकॉप्टर हो। मैं उसको उससे बाहर निकालना चाहती थी, पर वो लोग नहीं, ये गलत है, उसको यहाँ मत भेजो, उसको वहाँ मत भेजो। बल्कि वो डिपेंडेंट ही हो जा रहा था, वो इंडिपेंडेंट नहीं बन पा रहा था। जी, तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि दिव्यराज क्या चाहते हैं? दिव्यराज पूरी तरह से अभी यही चाहता है कि वो अपनी माँ के साथ रहना चाहता है अभी। और वो उसने जो भी देखा, जो मेरे साथ मारपीट हुई, उसके बाद उन्होंने नहीं, तो फिर ये अचानक वो आपके साथ रहना चाहते थे, आपके साथ रह रहे थे, फिर अचानक जो अभी 2-3 दिन पहले घटना हुई इंदौर में, ये क्यों, किस तरह से उनके पास कैसे पहुंच गए थे? नहीं, एक्चुअली मैं 12 तारीख को उन्होंने मेरे साथ मारपीट करी और मुझे घर के बाहर निकाल दिया। और जब उन्होंने बहुत बुरी तरह से मुझे मारा था तो मैं बाहर आ गई। उन्होंने मुझे बाहर करके दरवाजा बंद कर दिया कि अब तो आप बाहर जाइए। और मैंने कहा नहीं, मुझे दिव्य से मिलना है, क्योंकि मेरी तो पूरी लाइफ वही है। क्योंकि मैं तो अपना काम मैंने अभी भी स्टार्ट किया था 2 महीने पहले से। तो मैंने कहा नहीं, मुझे दिव्य चाहिए, मुझे दिव्य से बात कराओ। उन्होंने दरवाजा बंद करके मुझे बाहर निकाल दिया। उसके बाद बड़ी मुश्किल से हमने कुछ फ्रेंड्स वगैरह आए पापा के, उन्होंने बात करके मुझे रात को अंदर रखा ताकि सुबह पापा लोग वगैरह आने वाले थे। सुबह उन्होंने कहा कि उन्होंने जो भी जैसा रिएक्ट किया, वो बच्चे पे ऐसा, मतलब वो रात की लड़ाई का बच्चे पे इतना गहरा असर हुआ कि वो डर गया। उसका डर देख के उसके बाद उन्होंने मेरे साथ भोपाल भी नहीं जाने दिया। बोले नहीं, हम बच्चा नहीं जाएगा। मैंने कहा बच्चा को थोड़ा, ये जो उसने देखा है सब, वो उसे उस डर से निकल जाएगा, उसको थोड़ा उसका माइंड थोड़ा ठीक हो जाएगा। उन्होंने बच्चे को मेरे साथ में नहीं भेजा। उसके बाद मंजू जी, हम आपके पास फिर आते हैं। हमारे पास अभी काफी समय है, आगे की भी हम कहानी जानेंगे। कानून क्या कहता है ऐसे समय में, बच्चा किसके पास होना चाहिए? हम यावर जी के पास चलते, लेकिन यावर जी थोड़ा सा माफ करिएगा, हमारे साथ कुछ दर्शक अपना सवाल सीधे करना चाह रहे हैं। रतलाम से हमारे साथ राजेंद्र जी हैं। राजेंद्र जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, अपना सवाल करें। राजेंद्र जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो सवाल करें। लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो। भोपाल से हमारे साथ संजय जी हैं। संजय जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। हाँ त्रिपाठी जी, मेरे को एक क्वेश्चन ये था मेरा जी कि आप जरा मेरी बात समझ ले अच्छे से। बहुत लंबा सवाल नहीं, बहुत सारे दर्शक हमारे साथ, अपना सवाल कर रहे। हाँ, मेरा ये है कि आजकल जो शादियां होती हैं घरों में, जी,
इसमें क्या होता है कि ज्यादातर लड़की के जो माँ बाप होते हैं वो इसको सिखा के ही भेजते हैं वहाँ से अपने घर से कि तुम्हें वहाँ से अलग होना है, पति के साथ रहना है, माँ बाप के साथ नहीं रहना है। बाकी कहाँ कम से कम 90% आपको ऐसे केस मिलेंगे। जी, तो आपका सवाल क्या है यहाँ? क्योंकि पत्नियां अलग होती हैं, इस कारण ये परिवार टूटता है। आपका कहना यह है कि अलग रहना चाहती है इस कारण। हाँ, और लड़के लोग क्या चाहते हैं कि माँ बाप को अपने साथ रखना चाहते हैं, और लड़कियों को सास ससुर बिल्कुल पसंद नहीं होते हैं। चलिए, अभी तो यहाँ मामला जो जिस तरह से हमारी मंजू जी से बात हुई है, अलग हमारे साथ एक सागर से और दर्शक है भगवान दास जी। भगवान जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। हाँ श्रीमान जी, ये सवाल है जो लड़की ने अभी प्रश्न किया है जी जी, वो प्रश्न किया है कि मेरे पति को परेशान कर रहे हैं, क्या आपकी गलती भी नहीं सर कुछ हो सकती है क्या? जी चलिए ठीक है, आपका मंजू जी से सवाल है। देखिए मंजू जी इस समय पीड़ित हैं, हम आपका सवाल उनसे नहीं पूछ सकते हैं। आप इसके क्या इसके उपाय होने चाहिए, हमारे साथ यावर जी हैं, भार्गव जी हैं, शिवानी जी हैं, उनसे आप सवाल कर सकते हैं। यावर जी, खैर सवाल हुए हैं, मैं इसमें कानून क्या कहता है, और दूसरा एक सवाल ये आया है कि चूंकि अलग रहना चाहते हैं, भार्गव जी ने जैसे कहा कि सबसे बड़ा कारण यही है, वही कारण वो भी बता रहे हैं। आपका अनुसार कानून क्या कहता है? देखिए, वर्तमान परिदृश्य में हमारी अदालतों में, विशेषकर पारिवारिक अदालतों में महिलाओं से संबंधित मामलों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। उसका एक लगभग बड़ा कारण यह भी रहा है कि वर्तमान में वेस्टर्न कल्चर हमारे समाज में आ जाना, और ज़्यादातर मामलों में तो हम ये देखते हैं कि प्रारंभिक स्तर पर कोर्ट में भी काउंसलिंग होती है, उसके बाद न्यायाधीश महोदय खुद काउंसलिंग करते हैं। छोटी छोटी बातों पर मामले अंतिम स्टेज तक 2-2 साल 3-3 साल पति पत्नी के बीच मामले चलते हैं, और होता कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है। किसी भी अपने अहम को लेकर टकराव होते हैं आपस में दोनों के। कई मामले ऐसे भी सामने आए, हमने देखा कि जहां पति पत्नी 3 साल 4 साल लगभग कोर्ट में लड़े हैं, और अंत में कोर्ट ने अगर दोनों के मामले खारिज कर दिए तो उसके अगले दिन ही दोनों आपस में जाके खुद ही साथ रहने लगे हैं। तो इस तरह मन मिल गया तो रहने लगे साथ में। हाँ, और निश्चित तौर पर कोर्ट का सबसे पहला प्रयत्न यही होता है हमारे न्यायालयों का कि आपस में काउंसलिंग करके इनको जो छोटे मोटे मनमुटाव हैं इनको दूर करा जाए, और बस कोई बहुत बड़ी बातें। कानून क्या कहता है यावर जी, बच्चा किसके साथ होना चाहिए? देखिए, ये तो नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है। कानून तो माँ के हक में है। नाबालिग बच्चा और विशेषकर कुछ छोटी अवस्थाओं में तो नैसर्गिक उसकी कब तक रहना चाहिए माँ के साथ? लगभग कानून में अलग अलग है कि 8-9 वर्ष तक तो निश्चित तौर पर माँ के पास ही रहेगा। उसके बाद कोर्ट यह देखती है कि इस बच्चे का वास्तविक सही तरीके से परवरिश, शैक्षणिक और उसका उचित देखभाल पति या पत्नी कौन ज्यादा कर सकता है। इन सभी दृष्टिकोणों को देखने के बाद कोर्ट फिर उसके बाद डिसाइड करती है। लेकिन फिर भी छोटी अवस्था में तो निश्चित तौर पर नैसर्गिक माँ ही उसकी संरक्षिता होती है। मतलब दिव्यराज को आज माँ की जरूरत है, दिव्यराज माँ के साथ रहना। बिल्कुल, इस तरह के आयु के बच्चों में तो नैसर्गिक संरक्षिता माँ ही होती है। जी मंजू जी, अगर आप उत्तर देना चाहें, एक दर्शक ने कहा कि आपकी क्या कोई गलती थी, अगर उत्तर देना चाहें तो आप बताएं, नहीं तो फिर मैं शिवानी जी के पास। मैं उनसे यही बोलना चाहूँगी कि जैसे इन्होंने कहा कि बच्चे की परवरिश माँ करती है, और मेरा बच्चा जो है उससे अगर आप पूछोगे कि बेटा आप माँ के जैसा बनना चाहते हो कि फादर जैसा बनना चाहते हो, वो आज वो 9 साल का बच्चा है, आप अगर आज उसको खड़ा करके पूछोगे कि किसके जैसा बनना चाहते हो, वो बोलेगा मम्मा मुझे आपके जैसा बनना है। इसका जवाब इससे ज़्यादा मैं कुछ दे नहीं सकती हूँ कि किसकी गलती। जी जी मंजू जी। शिवानी जी, एक बार फिर जो दर्शकों ने किया है, फिर से वही बात आती है कि परिवार से ज़्यादातर हम किसी व्यक्तिगत उस पर नहीं जाते हैं, हम इस पे कि भार्गव जी ने शुरू में ही ये टिप्पणी की थी कि जो साथ नहीं रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, तो अहम की टकराहट होती है। अहम की टकराहट होती है तो उस अहम को शांत करने वाले कोई और अगर परिवार के सदस्य होते हैं तो शायद शांत कर देते हैं, दोनों को समझा बुझा देते हैं, उसके बाद फिर एकता हो जाती है, फिर एक रहने लगते हैं। जैसा कि अभी यावर जी ने भी कहा
कि कई बार देखने में आया कि कोर्ट में केस चला 3 साल, बार में उसके बाद बाहर गए, फिर साथ रहने लगे। आपको क्या लगता है ये वजह है मुख्य, अकेले रहना? देखिए जो संयुक्त परिवार वाला जो ये है नहीं मतलब अलग हो जाते हैं उसके वजह से। अच्छा, देखिए बात ये है कि अहम चाहती हस्बैंड वाइफ के बीच में जो एक ईगो प्रॉब्लम जो आता है, कभी कभी होता है शायद कि पेरेंट्स अगर हो, उनके पेरेंट्स अगर हो तो इस चीज को सॉल्व करते हैं। बट आप देखिए कि पेरेंट्स तब तक सॉल्व करेंगे जब तक बात उनके इसमें हो। जब आपस में जब ईगो प्रॉब्लम टकराता है, किसी भी कारण जब ईगो प्रॉब्लम टकराता है, तो फाइनली सॉल्व हस्बैंड वाइफ को ही करना पड़ता है। ईगो हस्बैंड वाइफ को ही सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि पेरेंट्स हैं या जो भी रिलेटिव्स हैं साथ में जो रहते हैं, उन लोग तब तक सॉल्व कर सकते हैं जब तक उनको वो चीज उनके हाथ में हो। जब उनके हाथ से वो निकलती है तब फाइनली हस्बैंड वाइफ ही सॉल्व करेंगे इस चीज को। संयुक्त पर मैं बिल्कुल ही जॉइंट फैमिली के खिलाफ नहीं हूँ। मैं जॉइंट फैमिली मानती हूँ। मैं बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है जो शायद न्यूक्लियर फैमिली में नहीं मिलती है। बट ये जो केस है, ये जो चीजें हैं, ये तो हस्बैंड वाइफ और खुद को ही शायद सॉल्व करना पड़ेगा। पेरेंट्स को जरूर आगे आना चाहिए इस चीज पे कि सही क्या चीज है। अगर उनका बेटा गलत है इस चीज पे तो बिल्कुल पेरेंट्स को बहू का साथ देना चाहिए, और अगर उनको लगता है कि नहीं बहू की गलती है तो एज यूजुअल जैसे इंडियन परिवार में हो तो बेटे का साथ होता ही है। शिवानी जी, भार्गव जी के पास चलते हैं। भार्गव जी ने आपने सारे दर्शकों के सवाल सुने, हमारे जो अतिथि हैं मंजू जी की बात सुनी। अब आप इस पूरे का जो निचोड़ है वो क्या है आपके अनुसार, लेकिन हमारे साथ आपकी अनुमति हो तो 2 और दर्शक हैं अलग अलग। ग्वालियर से हमारे साथ हैं राकेश जी। राकेश जी आपका स्वागत है, अपना सवाल करें राकेश जी। सवाल ये है कि ये रिश्ते जितने भी टूटते हैं, मेरा अपना निजी विचार ये है कि ये भावनात्मक जुड़ाव नहीं होने के कारण टूटते हैं, और रिश्तों को कोई भी कानून या कोई भी बाहरी व्यक्ति कभी भी नहीं बना सकता। आपकी स्वयं की भावनाएं और एक दूसरे के प्रति समर्पण ये रिश्ते को बना सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सवाल नहीं किया, आपने जो सुझाव दिया है निश्चित तौर पे स्वराज एक्सप्रेस के जो दर्शक हैं उनको आपने सुझाव दिया है, अच्छी बात है, धन्यवाद आपका। हमारे साथ एक और दर्शक है रतलाम से, राजेंद्र। राजेंद्र जी आपका स्वागत है, सवाल करें। मेरा यह सवाल है जी कि ये जो रिश्ते टूट रहे हैं जी, इन रिश्तों के पीछे सबसे बड़ी चीज है कि आजकल माँ बाप के साथ नहीं रहना, माँ बाप को दूर करना, संस्कार नहीं रहे। जी राजेंद्र जी, ये सवाल नहीं हुआ, ये आपकी समझाइश हुई, आपका अपना जो विचार है वो है। फिर भी हम भार्गव जी से फिर आप दोनों लोगों के दर्शकों के हम उत्तर भार्गव जी से लेते हैं। भार्गव जी क्या कहना है आपका? देखिए, ज्वाइंट फैमिली से मतलब मेरा माँ बाप और पति पत्नी से है, क्योंकि आजकल भाई बहन ये सब ये जैसे बालिग होते हैं, शादी हो जाती है, नौकरी लग जाती है, अलग हो जाते हैं। तो संयुक्त परिवार आज की परिभाषा में सास ससुर से है कि कम से कम सास ससुर साथ रहे। और दूसरी बात, सास ससुर को और पति को ये सोचना पड़ेगा आपसी समझ, जैसे अभी शिवानी जी ने कहा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, वो बहुत जरूरी है। ये तो जरूरी है भार्गव जी, जैसे शिवानी जी ने कहा कि बहुत बड़ा संस्कार या परिवार, जो संयुक्त परिवार में रहने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप कहते हैं मानना? जी हाँ, मेरा ये कहना है कि कोई भी लड़की जब शादी होकर विदा होकर पति के घर आती है तो अपने पीछे वो पूरा परिवार, माँ बाप, भाई बहन, सारे रिश्ते छोड़ करके आती है। और नई जगह, हम अगर किसी जगह दूसरे शहर में जाते हैं तो वहां उतर के एडजस्ट होने में हमको कितना समय लगता है, लेकिन वो बेचारी उसी दिन से एडजस्ट हो जाती है। तो इन भावनाओं को पति समझे, इन भावनाओं को ससुराल वाले समझे, और जो लड़की ब्याह करके उस घर में आई है उसको भी ये सोचना होगा कि मैं जहां आई हूं मुझे इन्हीं के साथ रहना है। तो आपसी समझ बढ़ेगी और रिश्ते टूटना बंद हो जाएंगे। दर्शकों का ये सवाल है कि जो पत्नी आती है और उसके बाद तुरंत परिवार से अलग कर देती है, अलग रहने लगते हैं, इसकी मुख्य वजह? हाँ, देखिए, अलग नहीं होना चाहिए। पत्नी कभी नहीं चाहती कि आते ही वो अलग हो जाए। हमेशा इसमें मेरा अपना तजुर्बा है, मैंने जो समाज में देखा है कि सास ससुर ही अलग कर देते हैं। सास ससुर ही कहते हैं अब तुम कमाने खाने लगे हो, तुम्हारा ब्याह हो गया, तुम अलग रहो। तो अपने परिवार को भी ये समझना पड़ेगा, परिवार के बुजुर्गों को भी ये समझना पड़ेगा कि जो लड़की ब्याह करके आई है वो हमारी बेटी है, क्योंकि इस घर से एक बेटी भी निश्चित तौर पर गई होगी। अगर लड़के का ब्याह किया है तो अपनी बेटी का भी ब्याह किया हो गया। तो इसलिए जो व्यवहार हम अपनी बेटी के साथ चाहते हैं वही व्यवहार हम अपनी बहू के साथ करें, और पति को जो व्यवहार वो अपनी पत्नी से चाहता है वही व्यवहार वो पत्नी के साथ करे। तो अवधेश जी, बहुत सारा, मैं आपको बता दूं, एक यहाँ पत्नी पीड़ित संघ भी बन गया है। उनका कहना है कि
आजकल कुछ एक जो एक्ट बन गया है, कानून बन गया है, उस कानून का भय भी दिखाने लगी हैं पत्नियां और अपने अनुसार पूरा परिवार चलाने चाहती हैं। यावर जी से हम उत्तर जानना चाहेंगे, इस भय का क्या उपाय है यावर जी? हमारी शीर्ष न्यायालय ने प्रीति जैन वाले मामले में इस बात का उल्लेख किया है कि निश्चित तौर पर 498 के अपराध बढ़ रहे हैं और उसका दुरुपयोग भी कुछ हो रहा है, वो अलग ठीक है, लेकिन ज्यादातर मामलों में हम उसको सब तुलना नहीं कर सकते कि दुरुपयोग ही हो रहा है। अभी वर्तमान में पत्नी की शिकायतों पर जो 498 ए का अपराध दर्ज होता था, तो उस पर भी हमारी सुप्रीम कोर्ट ने एक नई व्यवस्था प्रदान कर दी है कि ज्यादातर ये देखने में आया है कि परिवार के कुछ सदस्य जो बहनें हैं जो कहीं और रह रही हैं, दूर गांव में, दूर सिटी में रह रही हैं, उनको भी आरोपी बना दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट ने बोला है कि आप इनको गिरफ्तार करना आवश्यक नहीं है और गिरफ्तारी की सूचना देकर के स्वयं कोर्ट में उपस्थित होकर जमानत कर सकें। इसका केवल मुख्य कारण यह है कि कोई अनावश्यक परेशान ना हो सके। जी जी बोलिए बोलिए। तो अपराधों में 498 ए के अपराधों में भी इस माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो नए नए न्याय दृष्टांत आ रहे हैं, इसके अनुसार कुछ वास्तविकता ज्यादा आ रही है। अब यहाँ कुछ अपवादित अगर बातें छोड़ दें तो यह मानना है मेरा कि निश्चित तौर पर समाज में महिलाओं के साथ अत्याचार तो होता है और इसीलिए ही हमारे कानून में बहुत अच्छे अच्छे अधिनियम इनके पक्ष में है। विशेष तौर पर 2005 का घरेलू हिंसा का अधिनियम जो महिलाओं के संबंध में इतना व्यापक अधिनियम है कि यदि इसका सही तरीके से आप प्रभावी तरीके से इसका प्रयोग कर लें तो निश्चित तौर पर आपको आपकी सारी जितनी भी परेशानी कठिनाई है सब दूर हो जाए। और वर्तमान में हम देख रहे हैं कि फैमिली कोर्ट में भी जितने भी पति पत्नी के मामले आते हैं उसमें हर संभव लगभग 50% मामलों में हमारे कोर्ट के न्यायाधीशगण उसको काउंसलिंग करके उसका निपटारा ही कर देते हैं और 50% मामले में ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल अत्यधिक अपना अहम हो जाता है कि बिल्कुल हमें तो अब मामला वापस ही नहीं लेना है और साथ नहीं रहना है, तो ही वो मामले अंतिम स्थिति तक जाते हैं। जी जी यावर जी, हमारे साथ एक दमोह से हमारे दर्शक हैं केपी अहिरवार जी, जो मनोचिकित्सक भी हैं, जो अपना सवाल भी लगता है करना चाह रहे हैं और सुझाव भी देना चाह रहे हैं। अहिरवार साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। अपना सवाल करें या सुझाव दें, क्या है आपका? सर एक हमारा सुझाव है, सवाल है? जी जी सुझाव दीजिए आप। जी सर, ये घरेलू हिंसा पर मेरा सुझाव है जी। इसमें घरेलू हिंसा पर एक ग्रामीण पंचायत हुई थी, तो एक गाय, दो लोगों में आपसी झगड़ा हुआ, वो बोल रहे कि गाय मेरी है, गाय मेरी है जी। तब पंचायत ने फैसला दिया तो उस गाय को छोड़ दिया जाए और जिसने अच्छा पालन पोषण किया होगा वह गाय उसके घर पहुंच जाएगी। तो गाय को छोड़ा गया और जिसके अच्छे उससे प्यार स्नेह किया उस गाय से, वह उसके घर पहुंच गई। तो यह एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है सर कि बच्चों का लालन पोषण, माँ बाप का स्नेह प्यार अगर किसी को मिलता है तो निश्चित तौर पर वह बच्चा उस माता पिता के पास रहने का इच्छुक होता है। उस बच्चे पर माता पिता का भार न डाला जाए, बल्कि उसको अच्छे से अच्छी सुख सुविधाएं प्रदान की जाए। नहीं, ये तो बहुत सही है, लेकिन आपने कहा, आपका कहना है कि बच्चे को छोड़ दिया जाए, बच्चा जिसके पास जाना चाहे वहां चला जाए। बिल्कुल, वो अगर स्वाभाविक रूप से जी उसको इसलिए जी अहिरवार साहब, आपका सुझाव आया, आपने जो बात कही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक और दर्शक है भिलाई से, समरेश जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, अपना सवाल करें। हाँ त्रिपाठी जी, नमस्कार। नमस्कार समरेश जी। जी हेलो जी। हाँ, मेरा ये सवाल है सर कि जो बेटियां होती हैं, है ना जी, हेलो जी जी, बेटियां होती हैं, बेटियां वो उनके असली माँ बाप अगर देखा जाए कि नजर, एक तो सास ससुर ही उनके असली माँ बाप होते हैं और जिस घर में वो जन्म लेती हैं वो मान लिया जाए कि एक किराए का घर होता है ना, जिनके घर में वो पैदा होती हैं बेटियां, वो उनके असली माँ बाप नहीं होते हैं। असली माँ बाप जो जिस घर में विवाह करके जाती हैं वही उनके असली माँ बाप कहलाते हैं। चलिए, आपका भी आज सवाल नहीं आ रहे हैं, आज सुझाव
और राय ज्यादा आ रही है। भार्गव साहब, हमारे साथ एक और दर्शक हैं दमोह से, दिनेश। दिनेश जी स्वागत है। हमारी आपसे गुजारिश है कि आप सवाल करें, आपका जो भी हो। हाँ सर जी सवाल करें। क्या राय, पति का हाथ नहीं उठाना चाहिए? पति को पत्नी पर हाथ बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए, बात सही है। वो कितने वो करते हैं बच्चों को देखभाल, अपन तो बाहर निकल जाते हैं जी, है ना, और बच्चों का देख रेख वही करते हैं, पालन पोषण। जी निश्चित तौर पे आपका सवाल आया कि पति हाथ उठाते हैं, इस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, इस तरह के आपस में टकराहट होती है। हमारे साथ एक और दर्शक हैं सागर से, पप्पू जी आपका स्वागत है। पप्पू पहलवान जी अपना सवाल करें, संक्षेप में प्लीज सवाल करें। सर मेरा एक छोटा सा सुझाव है। अरे जी सर, ये जो घरेलू हिंसा के लिए अगर हर वार्ड में, हर शहर में मतलब जी, जो वार्ड स्तर पे अगर एक एक समिति बन जाए, जो वार्ड में जो वरिष्ठ लोग रहते हैं अच्छी साफ शुद्ध छवि के, तो वो थोड़ा उसमें इंटरेस्ट ले और एक समिति के माध्यम से घरेलू हिंसा को रोका जाए तो हो सकता है। बहुत बढ़िया सुझाव आपका। आपके इस सुझाव को हम निश्चित तौर पे भार्गव जी और शिवानी जी से बांटते हैं, लेकिन उसके पहले मंजू जी एक बहुत छोटा सा सवाल आपसे। ये तो आप मानती हैं कि दिव्यराज को अगर माँ और बाप दोनों का प्यार मिलता तो शायद उसकी परवरिश बहुत अच्छी होती, मानती ही होंगी आप निश्चित तौर पे। अब आगे क्या आप कोई सुलह चाहती हैं, या सुलह होगी तो आप फिर से दिव्यराज को उसके पिता के साथ मिलाएंगे? इसका जवाब मैं अभी देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी जो पिछले 15 दिन में मेरे साथ जो हुआ है, और उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी है, और उससे मेरे बच्चे पे बहुत असर पड़ा है, क्योंकि पिछले जो 12 तारीख से लेके आज का दिन है, उस घर में जो वो बच्चा अकेला रहा है और उससे मेरी बात नहीं कराई गई, और मेरा उससे कांटेक्ट बिल्कुल नहीं था। और जब उसने मुझे बताया कल कि पापा मम्मा आपके बारे में ऐसा बोलते थे, बुआ आपके बारे में ऐसा बोलती थी, तो जो चीज़ मैंने उसको आज तक कभी नहीं सिखाई, और वो बच्चा आज उसके मन में इतना डर, उतना मतलब मैं 3 दिन से उसको चेहरा देख रही थी कि वो उसकी जो हंसी थी, वो हंसी उसकी डरी हुई हंसी थी। वो पापा को देखता था डर जाता था। उसने बहुत ही, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो अभी तो मैं वैसे जो हमारे पास विजुअल आए हैं उसमें वो बच्चा बुआ से बहुत ज्यादा स्नेह कर रहा, बुआ के साथ रहना चाह रहा है, ऐसा बोल रहा है। क्योंकि बुआ यानी आपकी ननद? मेरी ननद। क्योंकि पिछले 1 साल पहले ही से उनसे मेरी बात होना शुरू हुई, और उनने मैरिज नहीं करी थी, और मैं उनको अपनी फ्रेंड की तरह ही ट्रीट करती थी। तो मैंने अपने बच्चे को कि वो अकेला फील नहीं करे, तो मैं उनको उसके साथ में जाती थी कि चलो बच्चे को बुआ दी के साथ में लेके चलो, दिव्या आपकी बुआ दीदी हैं। मैंने उनके साथ में दिव्या को एज अ फ्रेंड मैंने उनको क्लोज रखा कि वो अकेला फील नहीं करे। तो 1 साल में दिव्या उनके बहुत उनके साथ में क्लोज हो गया, और मेरा नेचर ऐसा नहीं था कि मैं उनको, मुझे आज भी मैंने उनको हक करते हुए यही बोला कि दीदी जैसे आज मेरा बेटा है वैसे ही मैंने आपको भी अपना बेटी की तरह आपको रखा है, मैं आपको मिलाने जरूर लाऊंगी दिव्या को। क्योंकि और उन्होंने 15 दिन के अंदर उन्होंने मेरी बच्चे से बात नहीं कराई, उन लोगों ने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिए। और जब दिव्या बताता है कि पापा आपके बारे में ऐसा बोलते थे या बुआ दीदी ऐसा बोलती थी, कि वो मतलब बच्चे को खींचने वाली जो बात आप बोल रहे हैं, तो वो अब मुझे सुन के बड़ा हर्ट होता है कि जो चीज़ मैंने बच्चे को ये सब नहीं सिखाया है, आपने 15 दिन में उसको उसका जो वो डर उसमें और वो जो इनसिक्योरिटी उसमें आ गई है, उसको मुझे दूर करने में कितना टाइम लगेगा। वो 15 दिन से स्कूल नहीं गया, वो यूसी मास क्लास नहीं भेजा। मुझे इनकी जो बुआ दीदी हैं उनसे मैं ये सवाल करती कि आप तो उनकी दिव्या आपको इतना मानता है, आपने 15 दिन उसको स्कूल क्यों नहीं भेजा? अगर मैं घर के बाहर मुझे निकाल दिया गया था तो आप बच्चे को स्कूल भेजते, आप उसको जो ट्यूशन है वहाँ भेजते, उसकी जो टीचर है वो आती है उसको आप पढ़ाते। आज मुझे अलग करने का कारण आप समझ रहे होंगे कि क्यों है, क्योंकि इस बच्चे के ऊपर। बिल्कुल मंजू जी, आपकी मन स्थिति जो है मैं समझ रहा हूँ। और बच्चा, कहा जाता है कि बाप जरूर तीजा हो सकता है लेकिन माँ कभी दूजी नहीं होती। बाप दूजा हो सकता है, माँ कभी नहीं होती। और औलाद से बढ़ के माँ के लिए कुछ नहीं होता। एक बार बाप बर्दाश्त कर लेता है लेकिन माँ नहीं कर पाती। मैं आपकी मन स्थिति समझता हूँ। शिवानी जी और भार्गव जी, पहले शिवानी जी, आप एक सुझाव आया, बहुत अच्छा सुझाव आया सागर से,
वो ये आया कि एक मोहल्ला नहीं, थोड़ा सा और बढ़ा के एक समिति बने और इस तरह की जब भी झगड़े हो तो उनको वहीं पे समझाई दी जाए या उनको कुछ संवैधानिक अधिकार हो उस समिति को, तो इससे काफी कुछ मामला हल हो सकता है। आपको क्या लगता है शिवानी? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि हाँ, मामला जरूर हल हो सकता है, क्योंकि जितने लोगों से आप बात करोगे शायद आइडियाज आएंगे कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इस चीज को सॉल्व करने के लिए ये सारी चीज होनी चाहिए। बट मैं अब फिर से मैं वही कहना चाहूंगी कि फाइनली बात आती है जिनके बीच में ये चीज है। अगर उनमें अच्छा, मतलब उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो और वो चाहे, तो मेरे ख्याल से कोई भी चीज कोई नहीं बिगाड़ सकता है। जैसे कहते हैं ना, संयुक्त परिवार में जब लड़की शादी होके आती है तो संयुक्त परिवार में आई, जॉइंट फैमिली में आई, सबको देखा उनने, बट इतने सारे लोगों में सबसे अपना कौन होता है? उसका पति। जब पति ही सपोर्ट नहीं करता होगा या नहीं साथ देता होगा या अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती होगी, तो बाकी मेंबर्स के साथ अंडरस्टैंडिंग करके वो लड़की कितने दिन जिंदगी जिएगी उस घर पे? तो फाइनली जो होता है वो होता है उनका जो लाइफ पार्टनर। मैं दोनों की तरफ से बोल रही हूँ, पति की तरफ से भी, पत्नी की तरफ से भी। फाइनली जो होता है उनका लाइफ पार्टनर। अगर दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, बॉन्डिंग अच्छी हो, तो मेरे ख्याल से सारी चीजें सॉल्व हो सकती है। ऑफकोर्स ये समिति वगैरह बनेगी, कुछ चीजें आएंगे, कुछ आइडियाज आएंगे, कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जिसका सॉल्व हो सकता है। बट फाइनली पति पत्नी को ही इस चीज में कम से कम बच्चे का चेहरा देख के, बच्चे का सोच के ये सारी चीजों को सॉल्व करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। हमारे साथ भार्गव जी से हम उत्तर लें, लेकिन हम हमारे एक दर्शक हैं छतरपुर जिले के बिजावर तहसील से हमारे साथ दर्शक हैं सीता शरण जी। सीता शरण जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। मैं बोल रहा हूँ बिजावर छतरपुर से। जी जी भाई साहब, मेरा सवाल ये है, हमारे टीवी स्क्रीन पे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बहन बैठी हैं जी। सवाल हम ये करेंगे कि हमारे शासन की ओर से जिले में, प्रत्येक जिले में परिवार परामर्श केंद्र की स्थापनाएं चल रही हैं जी। शासन उन परामर्श केंद्र के कार्यकर्ताओं को या जो भी वहाँ के महिलाएं बैठती हैं, सुझाव देती हैं, उनको कोई ऐसे कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाए ताकि ये समस्याएं वहीं समाप्त करने के अधिकार उन्हें मिले, उनके पास अधिकार हों, ताकि वो इन परिवारों के ऊपर प्रभाव डाल सके और पति कहीं गलत है तो पति को मार्गदर्शन दे करके ये यहाँ तक न बढ़े, परिवार टूटने की स्थितियां न निर्मित हो। ऐसे शासन के कोई प्रभावी निर्देश होने चाहिए। सीता शरण जी, आपका सवाल आया, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया। हम भार्गव जी से भी उत्तर लेंगे, हम इस मामले में यावर जी से भी बात करेंगे, लेकिन एक और दर्शक है हमारे रतलाम से, योगेश जी। योगेश जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। हाँ सर, नमस्कार जी। योगेश जी सर, मेरा एक कहना है जी। मंजू जी से भी मेरा एक सवाल है जी। नहीं मंजू, माफ करिएगा, मंजू जी पीड़ित हैं, उनका दर्द आप समझ सकते हैं, एक माँ ही अपना दर्द बता सकती है। हमारे 3 और अतिथि हैं, आप उनसे सवाल करिए। मंजू जी से आप माफ करिएगा, मैं आपसे उत्तर नहीं दिलवा पाऊंगा। नहीं है सर जी। अधिकतर जो हस्बैंड रहते हैं जी, वो वाइफ की मजबूरी नहीं समझते हैं जी, और उस कारण से ही ये समस्या पैदा होती है सर। मतलब यहाँ पति दोषी होते हैं कहीं ना कहीं, आपका मतलब है? हाँ, जी। रायपुर से हमारे साथ एक और दर्शक हैं जी, एमजे खान जी। एमजे खान जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। हाँ सर, ये जो हेलो जी। हाँ सर, जो कोर्ट में निर्धारित की जाती है राशि जो देने के लिए अभिभावक को, पिता को जी, तो किस आधार पर ये कोर्ट में सर इसका निर्धारण किया जाता है, यही मेरा सवाल है सर। बिल्कुल सही सवाल किया है भार्गव जी। हम आपके पास आए, लेकिन यावर जी से सीधे एक सवाल हुआ, किस आधार पे निर्धारित किया जाता है यावर साहब? किस बात का निर्धारण का बात करें? जो उनको गुजारा भत्ता दिया जाता है, जैसे अलग हो गए तो आदेश किया जाता है कि पति गुजारा भत्ता दे। पति के पत्नी को शायद ऐसा नहीं है कि पत्नी भी गुजारा भत्ता दे पति हाँ, को, अगर वो कमा रही तो। जी। सर्वप्रथम तो कोर्ट ये देखती है कि पति का स्टेटस क्या है जी, उसकी जीवन शैली कैसी है जी, और पत्नी भी वही जीवन शैली और वही तरीके से ऐश्वर्यपूर्ण तरीके से रहने की पात्र होती है जिस तरीके से पति रहता है जी। अक्सर आजकल हम देखने को कोर्ट में मिलता है बहुत बड़ी तादाद में जी, कि शादी के वक्त तो पति बहुत धूमधाम से अच्छे से शादी करते हैं और जब न्यायालय में मामले आते हैं जी, तो अपने जवाब में और अपने डिफेंस में बोलते हैं कि हम तो कुछ नहीं करते, हम तो मजदूर हैं। जी। तब कोर्ट का यह कहना होता है
कि जो स्टेटस आपका है पति का जी, वही स्टेटस में पत्नी भी रहेगी। ऐसा नहीं कि पति ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जी रहे हैं और पत्नी दर दर की खोटा मतलब खा रही है। तय करते हैं कि आपको इतना गुजारा भत्ता दिया जाएगा, वो किस आधार पर, किस तरह तय करते पति की आय पर, पति के स्टेटस पर। क्या 50% रहता है कि नहीं, 50% तो नहीं रहता, लेकिन आय के अनुरूप इस तरीके से रहता है कि पत्नी भी उचित तरीके से वही जीवन जी सके, उस अनुसार कोर्ट निर्धारण करती है। जी भार्गव साहब, कई दर्शकों ने सवाल किए हैं, कई सुझाव भी आए हैं, और एक खास कर ये जो दर्शक अभी कि किस आधार पे होता है, शायद आप भी कानूनी तौर पे बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, क्या आपका क्या ख्याल है? देखिए, जहाँ तक मेंटेनेंस ऑफ फैमिली का सवाल है, गुजारा भत्ता, तो गुजारा भत्ता तो अगर सिर्फ बाप जिंदा है तो उसके बच्चे भी ले सकते हैं जी। और कई उदाहरण, अभी यावर खान यहाँ बैठे हुए हैं, कई उदाहरण हैं कि माँ की मृत्यु हो गई, बाप नौकरी कर रहा था, उसने या तो दूसरी शादी कर ली या नहीं कर ली, बच्चों की देखरेख नहीं कर पा रहा है, तो उसमें बच्चों ने मेंटेनेंस ऑफ फैमिली का धारा 125 में सीआरपीसी में प्रकरण लगाया और उसमें कोर्ट ने उन बच्चों को भी गुजारा भत्ता दिया जी। तो गुजारा भत्ता यानी कि जो परिवार का एक आधार क्या होता है? आधार इसका ये होता है कि जैसे मैं एक अनुमानित खर्च 15,000 रुपये महीने मेरे ऊपर कर रहा हूँ, तो उसमें कम से कम 5,000 का आधार तो पत्नी का होना चाहिए जी। यानी 18 और 20 का आधार लगभग न्यायालय मानती है जी। और इस आधार पर गुजारा भत्ता तय करती है जी। अभी एक दर्शक ने कहा कि हर जिले में परिवार परामर्श केंद्र बनाए। जबरदस्त, अच्छा सवाल। देखिए, ये बहुत अच्छा हर जिले में नहीं, दो सवाल थे। एक तो मोहल्ला समितियों में एक इस तरह से समिति बनाई जाए जो इस तरह के झगड़े हो उनको तुरंत मालूम पड़ जाता है, उनको वास्तविकता रहती है कि पति की गलती है, पत्नी की, वो निर्णय करे। दूसरा एक ये हुआ कि परामर्श दात्री जो समिति है, परामर्श केंद्र है जो, उसमें जो सदस्य होते हैं उनको कोई कानूनी अधिकार नहीं होता, सिर्फ समझाइश होती है, तो उनको कानूनी अधिकार दे दिया जाए तो संभवतः बहुत सारे मामले वहीं सॉल्व हो जाए। 1986 में मध्य प्रदेश सरकार ने ये नियम लागू किया था, जिसमें समाज कल्याण विभाग से काउंसलर, महिला थानों की स्थापना हुई थी और महिला काउंसलर और पुरुष काउंसलर उन महिला थानों में भेजे गए थे। बाद में उसको विस्तृत तौर पर विस्तार देते हुए हर थाने में परिवार परामर्श केंद्र की स्थापना की गई। तो अब इतने कर्मचारी कहाँ से लाएं काउंसलर? इसलिए सरकार ने जो समाज के प्रतिष्ठित लोग थे, जैसे सामाजिक कार्यकर्ता थे या वकील थे या डॉक्टर थे, उनको भी उसमें शामिल किया और उनको परिवार परामर्श केंद्र में परामर्श के लिए दिन निर्धारित किया गया कि आप इस दिन सुनेंगे, इस दिन सुनेंगे। और बाद में उसमें बढ़ोतरी करते हुए इनका जो फंड आता था, इनको जो स्टाइफंड दिया जाता था, इनको जो मानदेय दिया जाता था अंग्रेजियम, तो वो एसपी के पास जाने लगा। तो उसमें काफी कुछ गड़बड़ हुई, तो उन काउंसलरों ने आना बंद कर दिया। अब सिर्फ महिला थानों में ही ये परिवार परामर्श की काउंसलिंग होती है या गिने चुने जो अच्छे अधिकार नहीं है, उनको कुछ अधिकार नहीं है कुछ, वो सिर्फ, और वो उसका उपयोग कहाँ करते हैं? काउंसलिंग में। देखिए, लड़की के शादी जहाँ होती है वहाँ ससुराल वालों का अपना रसूख होता है, तो वहाँ अगर वहाँ के लोगों को, मोहल्ला समिति की बात आई, उस मोहल्ले के लोगों को अगर बैठाएंगे तो वो अपने मोहल्ले में रहने वाले के विरुद्ध नहीं जा सकते। आपने देखा होगा मेजॉरिटी जहाँ होती है, आप आदिवासियों की पंचायतों में देखते हैं, जाटों की पंचायत में देखते हैं, जहाँ मेजॉरिटी होती है निर्णय उस तरफ होता है। तो आप क्या ये मानते हैं कि लड़की वालों को वहाँ जहाँ लड़के का बहुमत है वहाँ न्याय मिल जाएगा? वहाँ न्याय कतई नहीं मिल सकता। और अगर लड़की वालों के यहाँ आप काउंसलिंग करवाएंगे तो वहाँ लड़के वालों को न्याय नहीं मिलेगा। और जो परिवार परामर्श केंद्रों की जो मूल सिद्धांत था, मूल उद्देश्य था, उससे हम भटक गए, हमारी सरकार भटक गई है। वो सिर्फ क्या करते हैं, काउंसलिंग करवा दे, तुमको साथ रहना है, नहीं रहना है, और तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम ऐसा क्यों करते हो, और तुमको बंद कर देंगे और उठा के फिर दहेज का 498 में प्रकरण लगा देते हैं। यानी मोस्टली जितने परिवार परामर्श केंद्र में आप रिजल्ट उठा करके देख लें, अगर 100 प्रकरण आए तो 100 में 90 में मुकदमे लगे। तो इसलिए जब तक मन नहीं मिलेगा, और मन कब मिलता है? जब आपसी समझदारी बढ़ेगी, आपस में एक दूसरे को समझेंगे, ये सोच करके कि पति को ये सोचना, अब हमारे घर में कोई मेहमान आ जाता है, हम कैसे उसकी मेहमान नवाजी करते हैं, यानी उसकी हर जरूरत का ख्याल रखते हैं, उसकी हर सहूलियत का ख्याल रखते हैं। ऐसे ही पत्नी को भी एक मेहमान समझें कुछ दिनों के लिए,
उसकी भावनाओं को समझें तो वो ससुराल में बिल्कुल रहेगी, कोई झगड़े नहीं होंगे। और यही पत्नी समझे कि जैसे मैं अपने माँ बाप की इज्जत करती थी, अगर मैं गलती करती थी वो मुझे डांटते हैं, तो अगर ये डांट रहे हैं तो कोई बात नहीं। जब ये आपसी समझदारी बढ़ेगी, आपसी सोच विकसित होगी, सिर्फ मुआवजों से या परिवार गुजारे भत्ते से जीवन नहीं चलने वाला। दो पहिया जब तक नहीं एक पहिए से नहीं दोनों पहिए बराबर नहीं चलेंगे। हाँ देखिए, ये पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, लेकिन अगर प्रयत्न किया जाए, कोशिश की जाए, तो पांचों उंगलियां एक स्थिति में आकर के बराबर हो जाती हैं। जी बिल्कुल भार्गव जी, बहुत कम समय है। शिवानी जी, हम आपसे संक्षेप में जानना चाहेंगे, क्या अधिकार मिलने से जो समितियां हैं, उनके जो सदस्य हैं, उनका अधिकार मिलने से काफी कुछ मामला वहां सॉल्व हो सकता है? संक्षेप। हाँ बिल्कुल हो सकता है, और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे के सोच के देखते हैं कि अगर अधिकार मिल जाता है बच्चे को इसमें, तो काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। समिति बनेगी और बननी चाहिए, और सही समितियां बनी है, उनको अधिकार नहीं है। सही चीज जो है वो सही जो एक्चुअल मामला है उसको सॉल्व करने की कोशिश। क्या होता है कि अब आप समझिए, जैसे मोहल्ले की समिति की बात कर रहे थे, जैसे मोहल्ले में समिति बनी, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है पहले तो समझने की वो कोशिश करे, बजाय कि छीटाकशी करने की। यूजुअली होता है छीटाकशी ज्यादा होती है सॉल्व से ज्यादा। तो मेरे ख्याल से मामला समझ के इस चीज को खत्म करें, और जो अधिकार, जिसका भी जो अधिकार है वो जरूर उन तक पहुंचाए। ये समिति एंड जो भी ये बनता है उनका काम होना चाहिए। बिल्कुल शिवानी जी, चलते चलते मंजू जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे, पूछना तो नहीं चाहिए, ये तो पूछ ही सकते हैं, आप दिव्यराज को आगे चल के क्या बनाना चाहेंगे? उसका भविष्य कहाँ देख रहे हैं? उसका भविष्य वो जो बनना चाहे, हम हस्बैंड वाइफ दोनों ही चाहते थे कि उसको जो पसंद है वो जो बनना चाहे जी आगे जाके। बस अभी हम उसकी पढ़ाई जो उसकी डिस्टर्ब हो गई है, मैं अभी चाहती हूँ कि वो पढ़ाई कंटिन्यू करूँ, और वो जो अभी उसका जो डर उसमें बैठा हुआ है उसको निकालना चाहती हूँ, ताकि वो उस माहौल से पहले वो जो उसने देखा है वो उससे उबर जाए। उसके बाद उसकी फिर पढ़ाई का तो क्या कभी दिव्यराज अगर अपने पिता से मिलने की इच्छा जाहिर करेंगे तो बिल्कुल, मैंने आज तक कभी मना नहीं किया। उन लोगों ने मना किया, पर मैं आज भी मैंने कहा कि हाँ मैं बुआ से मिलाऊंगी आपको। मैं पिता से भी मिलाएंगे? हाँ बिल्कुल, जब भी पिता मिलना चाहें आके तो आप बिल्कुल। मैं ऐसी माँ नहीं हूँ कि उसको नहीं मिलने दूंगी। उन लोगों ने जो किया बदले में रिटर्न में मैं वैसा नहीं करूंगी, और उसकी खुशी जिसमें है मैं वो करूंगी। जी मंजू जी, हम उम्मीद करते हैं, हमारी आपको शुभकामनाएं हैं कि एक बार फिर दिव्यराज माँ का साया भी दिव्यराज का रहे, और पिता का साया भी रहे, और माँ का प्यार भी मिले। उम्मीद करते हैं, हमारी शुभकामनाएं आपको, और दिव्यराज आगे चल के बहुत बड़ा आदमी बने, बहुत नाम कमाए। और मंजू जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिवानी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यावर साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और भार्गव साहब, आपने वो रिश्ते देखे होंगे जो एक साथ रहते थे, संस्कार वाले रहते थे, लेकिन एक बार आप उस तरफ भी थोड़ा सा गंभीरता से देखिए जहां सिर्फ पति पत्नी रहते हैं, माँ बाप को छोड़ के रहते हैं। आपने जो अपना अनुभव बांटा, आपने जो बताया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमने चर्चा की बदलते दौर में रिश्ते और उनसे बच्चों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की। वाकई आज छोटी छोटी बात पर लड़ना झगड़ना और तलाक की नौबत आना आम बात हो गई है। कहने को तो यह पति पत्नी के बीच का मामला है, लेकिन इससे बच्चों की जिंदगी भी बिखर रही है। माँ बाप का झगड़ा बच्चों पर इतना गहरा प्रभाव डालता है कि कई बार उनका शारीरिक और मानसिक विकास भी नहीं हो पाता। बच्चे डरे सहमे रहते हैं, जिद्दी और चिड़चिड़े हो जाते हैं, जो बाद में जीवन की सही दिशा से भटक कर बिगड़ भी जाते हैं, क्योंकि जज्बातों पर लगे जख्म वक्त के गुजरने के साथ साथ और गहरे होते जाते हैं, और गीली मिट्टी की तरह बच्चे भी जैसा माहौल पाते हैं वैसा ही बन जाते हैं। ऐसे में जरूरी है पेरेंट्स अपने आपसी झगड़े से बच्चों को दूर रखें और इन सब का असर बच्चों पर न पड़ने दें। अंत में उन बच्चों की तरफ से उन माँ बाप के लिए यही संदेश है जो अपने अहम के लिए बच्चों का भविष्य भी अंधकार में झोंक देते हैं कि किस शख्स की लगी है भला बुद्दुआ मुझे, बनना पड़ा है अपने आप ही खुदा मुझे, इस घर के कोने कोने में यादों के भूत हैं,
मिट्टी को फिर से गूंथ मेरी और फिर बना मुझे। बहरहाल आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे और नए सवालों के साथ। तब तक के लिए मुझे एसपी त्रिपाठी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program is sponsored by CXCT.